मेरा आत्मविश्वास इतना मौजूद है, मैं ये सीट 100% जीतूंगा। मैंने जिस मेहनत से त्याग और तपस्या ईमानदारी से कार्य किया, इतनी नौकरियां हमारी सरकार ने दी, आज तक किसी ने इतनी नौकरी नहीं दी। हर जाति मजहब का वोट मिल रहा है और मैं कह सकता हूँ ये सीट बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। मैं लोगों से कहता हूँ, तुम कहते हो कलयुग और मैं कहता हूँ सतयुग। हृदय में सत्य वो चीज़ होने लगती है और हमारे आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में जोश है, जज्बा है, उत्साह है, उमंग है। इससे क्या लगता है कि सरकार धड़ल्ले सा रही है। और क्या है, आप बच्चा बोल रहा है मोदी योगी, तो सरकार बम फराई। और जे सुनो जो रहा ना, आया राम गया राम, ये सब फेल। नमस्कार, सनराइज न्यूज़ की टीम इस वक्त बदायूं सदर विधानसभा सीट पर पहुंच चुकी है। यहां की विधानसभा का हाल जानने हम यहां से निकले हैं। हालांकि ये सीट लखनऊ से कोसों दूर है, लेकिन इस सीट का अपना महत्व रहता है, अपना इतिहास है। इसका एक इतिहास ये भी है कि यहाँ से सिर्फ एक विधायक को छोड़कर कभी भी किसी भी विधायक ने दोबारा बाजी नहीं मारी है। उस एक विधायक का नाम था कृष्ण स्वरूप बैस। भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक रहे थे वो। अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने महेश गुप्ता जी को एक बार टिकट दी है, उन पर भरोसा जताया है। पिछली सरकार में वो मंत्री भी रहे, इस बार फिर से उनको टिकट दी गई है। उनसे जानेंगे आज कैसा चुनाव चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है और उसी के साथ क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आत्मविश्वास से, मेरा आत्मविश्वास इतना मौजूद है, मैं ये सीट 100% जीतूंगा। क्योंकि जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली थी तो मैंने उस समय इस 115 बदायूं विधानसभा को अपनी माँ मान लिया था और माँ मान के मैंने सेवा की। मेरा कोई भी भेदभाव नहीं रखा और वास्तव में मैंने जिस मेहनत से त्याग और तपस्या ईमानदारी से कार्य किया, तो मुझे आज वो सब सिस्टम देखने को मिल रहा है। मैं लोगों से कहता हूँ, तुम कहते हो कलयुग और मैं कहता हूँ सतयुग। हृदय में सत्य वो चीज़ होने लगती है। आज महेश गुप्ता के लिए, यहाँ 115 बदायूं विधानसभा के लिए हर जाति मजहब का वोट मिल रहा है और मैं कह सकता हूँ ये सीट बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। बदायूं से आप विधायक रहे, पिछला कार्यकाल भी आपने पूरा किया। एक बड़ी समस्या जब आप इस क्षेत्र में आए थे तो ये आप लेकर के आए थे कि यहाँ की जो अंडरग्राउंड केबल की एक बात थी, जिसको लेकर के जो पिछले विधायक रहे समाजवादी पार्टी से, वो खुल करके धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी हो गए थे। आप जब आए तो आपने कहा कि इस समस्या को हम बिल्कुल सुचारू रूप से सही करवाएंगे, लेकिन आपका पूरा 5 साल का कार्यकाल रहा, वो समस्या अभी भी है। कई सारे जो केबल ऊपर खुली हुई हैं, उनसे जो पशु हैं उनकी भी करंट लगने से मौत हुई और लोगों की भी हुई। 5 साल का कार्यकाल आपने पूरा कर लिया, अभी तक वो चीज़ें सही नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सुधार भी हुआ। मैंने जो MD देवराज जी हैं उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और उनके सामने समस्या रखी। उन्होंने बाकायदा यहाँ के जो चीफ हैं उनको भेजा और उसमें काफ़ी सुधार उन्होंने किया। लेकिन वो, मुझे ये जानकारी में है, वो हैंड ओवर नहीं हुई है। लेकिन वास्तव में जो मैनुअल वगैरह खुले हुए थे और भी सिस्टम थे, उसमें उन्होंने उसमें सुधार किया है। एक समस्या और आई है आपके यहाँ से, जब हमने भी पूरा कवर किया इस विधानसभा क्षेत्र को, सड़क एक बहुत बड़ी समस्या है आपके यहाँ, वो भी गड्ढा युक्त सड़क हैं। जबकि आपकी सरकार जब आई थी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़क का वादा किया था। आप चूँकि शहरी विकास मंत्री भी हैं और गरीबी उन्मूलन मंत्री भी हैं, मंत्रालय आपके पास है, हालांकि उस सड़क का मंत्रालय नहीं, लेकिन उसको लेकर के अगर हम देखें तो मंत्रालय है और मंत्रियों से आपका जाहिर तौर पर कांटेक्ट भी रहता होगा। उस समस्या को आपने कभी वहाँ नहीं रखा उठा करके? इतनी सड़कें, मैं ये कह सकता हूँ इन 5 साल के कार्यकाल में, जो कि 2 साल तो कोरोना काल के निकल गए, इतनी सड़कें बनी हैं इस क्षेत्र में, इतनी सड़कें बनी। आज जनता ये कहती है कि वास्तव में इतना काम आज से पहले किसी ने भी नहीं किया। पहले सड़कें नहीं थी और आज मतलब कई 100 करोड़ की सड़कें बन गई। अच्छा, लेकिन जो गड्ढा अभी भी गड्ढा युक्त सड़कें हैं वो कैसे ठीक होंगी? क्योंकि आपका कार्यकाल तो पूरा हुआ, उस कार्यकाल में कोई उम्मीद थी, वो तो हुई नहीं जमीनी। नहीं, मैं कह सकता हूँ गारंटी से कोई भी सड़क मुझे तो देखने को मिलती नहीं गड्ढा युक्त वाली। लेकिन वास्तव में जो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने तो बहुत नज़दीक से देखा है, इस क्षेत्र का विकास किया है, बहुत सड़कें बनी हैं। इस बार के आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्योंकि आप 5 साल पूरा करके भी आए हैं और
अब आपको जाहिर तौर पर हर प्रत्याशी अपने आप में एक उम्मीद रखता है, तो अब ऐसे कौन से काम रह गए जो आपने छूट गए या छोड़ दिए, अगले कार्यकाल में वो पूरे करेंगे अगर हुआ तो? देखिए, मेरा मंत्र है अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। जब विधानसभा में हम दोबारा हमारी पारी आएगी तो हमने पहले भी उसी माँ मान के सेवा की थी। आज हम आपको अपना अगर चार्ट दिखाएं तो आप कहेंगे कि वास्तव में कितने अच्छे विकास कार्य है। और आज हम फिर इस विधानसभा को माँ मानकर उसी भाव से सेवा करेंगे। मैं फिर ये जानकारी या अपने लोगों को बैठा लूँगा, हम क्या अच्छा कर सकते हैं वो सब अच्छा करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी है, चूंकि आप इस क्षेत्र के साथ साथ राज्य मंत्री भी हैं, तो आपसे थोड़े बड़े सवाल भी पूछ लेने चाहिए, प्रदेश स्तर के भी पूछ लेने चाहिए। युवाओं का एक बड़ा मुद्दा उठता है प्रदेश के अंदर, जो बेरोजगारी है, और उसके साथ ही महंगाई का भी एक बड़ा मुद्दा उठता है। उससे कैसे टैकल करेंगे? 5 साल नहीं कर पाए, आगे की क्या रणनीतियाँ हैं? मैं ये कह सकता हूँ, इतनी नौकरियाँ हमारी सरकार ने दी, आज तक किसी ने इतनी नौकरी नहीं दी। किस ग्राफ के मुताबिक आप कह रहे हैं? अरे ये तो है 4.5 लाख, 4.5 लाख तो नौकरी दी है। तो सरकारी आंकड़े को वैसी थोड़ी है। और कितनी विभिन्न प्रकार की हमारी योजनाएं हैं, उनके द्वारा हमारे लोग जो हैं उसमें कार्य कर रहे हैं, उनके स्वयं के बिजनेस चल रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, जितना इस सरकार ने काम किया उतना किसी भी सरकार ने। आपको ठेस ना लगे तो मैं कोई वेबसाइट या कोई आंकड़ा एजेंसी ऐसी आपसे पूछ सकता हूँ जो आप अभी बता दें हाल ही में, इसमें ये रिकॉर्ड हो? नहीं, रिकॉर्ड क्या बताओ, रिकॉर्ड में वेबसाइट क्या, जब स्पष्ट है 4.5 पौने 5 लाख नौकरियां दी हैं, कोई वैसी थोड़ी दी हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, पहले लोग थैला लेके घूमते थे कि हमारा पैसा चले जाए। एक पक्ष एक जाति विशेष की नौकरी लग जाती थी। आज कोई कह सकता है? एक व्यक्ति ये कह नहीं सकता, इतनी ईमानदारी से और सच्चाई से नौकरी ली है। आज एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कोई भेदभाव हुआ हो, एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कोई एक पैसा गया हो, क्योंकि हमारे नेतृत्व की कथनी और करनी में अंतर नहीं। मैं कह सकता हूँ, आज हमारे ऐसे मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, जिनके कार्यकाल में हमारे प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है। आज देश में हमारे प्रदेश का डंका बज रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये स्पष्ट कहते हैं, अगर देश के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री ने कार्य किया है तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और मैं कह सकता हूँ, इससे बड़ा गर्व हमें क्या होगा? विश्व के लोग कहते हो, ऑस्ट्रेलिया के सांसद कहते हो, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे देश को मिल जाए तो हमारा देश भी सुधर जाए। इससे बड़ी और कोई बात होगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड से स्वयं संक्रमित रहते हुए, और उन्होंने पूरी चिंता की, पूरा उसको कंट्रोल किया। उससे पीछे भी जब कोरोना आया तो उनके पिताजी खुद स्वर्गवास हो गया और उनकी अंत्येष्टि में नहीं गए। इससे बड़ा और क्या हो? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मेहनती हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, ईमानदार हैं, और वही वजह है कि आज हमारा प्रदेश चौमुखी विकास कर रहा है। हम युवाओं के मुद्दे पर थे, आप थोड़ा आगे निकले, मैं सोच रहा हूँ फिर वापस आ जाऊँ। जाहिर तौर पर भी प्रयागराज में पिछले दिनों देखा, पुलिस की पिटाई के कई वीडियो वायरल हुए, सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया, सस्पेंड किए गए। आखिर ये ज़रूरत क्या पड़ गई कि युवाओं को इतना एक प्रदर्शन करना पड़ा, आक्रामक होना पड़ा? देखो, कहीं कोई घटना घटती है, घटना अचानक कोई घटती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जब घटना घटती हो तो जो भी, चाहे युवा हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, और भी कोई जब होता है तो लोगों में रोष आता है। लेकिन संतोष होने जल्दी होता है जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री तुरंत उस पर कंट्रोल करते हैं, न्याय करते हैं। कई ऐसे उदाहरण, घटनाएं घटी हैं और तुरंत उन्होंने कंट्रोल किया। बाकायदा जो दोषी हैं उन सबके लिए दंडित किया गया है। तो महंगाई का मुद्दा समझते हैं आप इन चुनाव के लिए? कोई मुद्दा ना, विपक्ष पर बोलने को कुछ है ही ना। विपक्ष सब कह रहे हैं कि वो ये जो क्या बोलते हैं, सर्वे बोलते हैं कि सर्वे पर रोक लगाओ, ये सब विपक्ष हताश है, वो निराश है। बात समझो, जब विपक्ष हताश है, निराश है, क्या है? और हमारे आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में जोश है, जज्बा है, उत्साह है, उमंग है। इससे क्या लगता है कि सरकार धड़ल्ले सा रही है। अब और क्या है? आप बच्चा बोल रहा है मोदी योगी। गांव में कहते हैं हम जिसका खा रहे हैं उसका बजाएंगे। और वो कहते हैं, मैं एक उदाहरण सुना सकता हूँ, हमारे कुनार गांव में, कुनार जो 100% एससी समाज है, एक ब्राह्मण परिवार है, वो एक अलग विषय है। हमारे एससी समाज का व्यक्ति, कार्यकर्ता का फोन आया, उसने कहा मंत्री जी टिकट कब मिल रहा हुआ? मैंने कहा जैसा भी 2-1 दिन में हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है बाबूजी, टिकट लेकर आइयो। तो उसने कहा मेरे चचा से बात कर लो। उसके बुजुर्ग जो डोकर थे, जो बुजुर्ग थे, उनसे जब उन्होंने बात कराई तो उन्होंने कही मंत्री जी सुनो, मैं यहाँ सुनाओ, क्या टिकट वो मोदी बारो लियो, मोदी बारो ना लाओ तो अयो मती, हम वोट मोदी को ही देंगे। अब आप बताइए, जहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति में ये भाव हो, यानी छोटे से छोटे में ये व्यक्ति में भाव हो, तो सरकार बम फराई। और जो सुनो, जो रहा ना,
आया राम गया राम, ये सब फेल। जनता बोल रही है, मोदी जी और योगी जी का नाम ले रही है, तो भाइयों बहुत जोर शोर से सरकार बन रही है। यहाँ से संघमित्रा जी के पिताजी कुछ बड़ा असर दिखाएंगे इस बार जब पार्टी बदल? कोई असर नहीं। अब वो वहाँ जाके पछता रहे, आपको खुद लगता होगा पछता रहे, तो कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल, आपकी कई सारी प्रतिज्ञाएं वायरल होती हैं, आपने ली हैं। एक बार की प्रतिज्ञा आपने ली थी, जब तक आतंकवाद मुक्त नहीं होगा। पिछले साल प्रतिज्ञा ली, जब तक कोरोना नहीं जाएगा तब तक मैं प्रतिज्ञा, और वो भीष्म प्रतिज्ञा थी। तो कोरोना तो भी गया नहीं, अब क्या अटल भीष्म प्रतिज्ञा लेंगे आप? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, जो हम बोलते हैं इसी ब्रह्मांड में गूंजता है, इसी ब्रह्मांड में गूंजता है, और गूंजते गूंजते होने लगता है। मैंने जब आतंकवाद पर 6.25 साल मैंने अन्न का त्याग किया था, उस समय मैंने ये भीष्म प्रतिज्ञा की थी, मेरे भारत से जब तक आतंकवाद का नष्ट नहीं होगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। 6.25 साल में इतना आतंकी मारा गया, आतंकवाद खत्म हो गया। और आज मैं कहता हूँ 26 अप्रैल को जो मैंने देखा हमारे प्रदेश में, जब हम व्हाट्सएप खोलते थे, फेसबुक खोलते थे, तो एक से युवा साथी जा रहे थे। 26 अप्रैल को मेरे नाती, मेरा बेटा विश्वजीत, उसका बेटा विश्वप्रिय, मेरे नाते के नाम विश्वप्रिय, उसकी 26 अप्रैल को जन्म थी। भगवान परशुराम के जन्मदिन पर उसका जन्म हुआ है। उस दिन उसका जन्मदिन घर में था कि उसका जन्मदिन आज मनाएंगे। मैं एक जनप्रतिनिधि, मेरे मन में ये भाव आया कि सब लोग हाहाकार है, तो मैं आज उसका जन्मदिन इस रूप में नहीं मनाऊंगा। तो मैंने उस दिन कहा, मेरी आज ये भीष्म प्रतिज्ञा है, ये कोरोना नामक शत्रु मेरे प्यारे भारत ही नहीं, जब तक विश्व से नष्ट नहीं होगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और मेरे भाइयों, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ, कै बजे हूँ, और उठकर चूँकि जो ब्रह्मांड में बात गूंजती है, तो मैं हरि बोल से, मेरा इष्ट देव हरि बोल है, मैं हरि बोल से कहता हूँ, हरि बोल महाराज, ये कोरोना ख़त्म करो, ये कोरोना ख़त्म करो, ये कोरोना ख़त्म करो, कोरोना ख़त्म करो, कोरोना ख़त्म करो, 5 बार बोलता हूँ, और कोरोना का असर धीरे धीरे घट रहा है। तो आप क्या समझते हैं, विज्ञान इसको घटाएगा, या आप जिस तरह से जो प्रक्रिया करते हैं उससे घटेगा? हर एक विज्ञान की प्रक्रिया वो भी अपनी जगह है, लेकिन डोज लिए आपने? हाँ, 2 डोज लिए। दोनों लिए? हाँ। तो विज्ञान पे भरोसा है कि नहीं? विज्ञान पे भी भरोसा है। देखिए बात सुनो, वो है जरूरी। जैसे हम ये कहें हम डोज ना लें, जो हमारी योजना है हर एक का भला होता है। अखिलेश यादव की तरह तो है नहीं कि उन्होंने कह दिया कि ये उसकी डोज है, उसकी डोज है, जिससे हमारे देश में एक जो हमारे टीका ऐसा बना जो यहाँ फ्री में निःशुल्क दिया जा रहा है, तो उसका एक संदेश भी जाता है। हम लगवाएंगे तो लोग कहेंगे जब मंत्री जी लगवाना है तो हमें भी लगवाना चाहिए। लेकिन ये सत्य है, जब एक कोई भाव कोई किसी के लिए तप करता है, तो उस तप में भी बल होता है। हमारे पूर्व में भी इतिहास है और आज भी सब इतिहास है। मैं इस एक भाव में एक दिन भावुक हो गया। सन 84 से मैंने ये भीष्म प्रतिज्ञा की है, न स्वर्ण छुऊंगा न पहनूंगा, क्योंकि स्वर्ण का सिस्टम एक अलग हो जाता है, फिर इच्छा आदमी की होती है। मैं 100% राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए ईमानदारी से रहने का प्रयास करता हूँ और सत्य बोलने का प्रयास करता हूँ। मैं उदाहरण के लिए मैं इस तह में पहुँच जाता हूँ, जब मैं नहा धोकर आता हूँ और हरि बोल के सामने पहुँचता हूँ, और भी इष्ट देवता होते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ, हे हरि बोल महाराज, मेरी कोई बात नहीं, मैं फटा पुराना, भूखा प्यासा, त्याग तपस्या, ईमानदारी सच्चाई में मुस्कुराते हुए गुजर कर लूँगा, लेकिन मेरे लोग सब फलें फूलें तरक्की करें, इनके घरों में खुशहाली हो, खेत हो तो हरियाली हो, ये सब प्रसन्न होंगे, इनके बीच में मैं बैठ जाऊंगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ये मेरी पूजा होती है। और इस पूजा का असर क्या है, आज हमारी विधानसभा में या जहाँ भी लोग हैं, सब फल फूल रहे हैं, तरक्की है, न किसी में झगड़ा है, न कोई फसाद है, सब मोहब्बत से लग रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। मैंने बहुत सी प्रतिज्ञा की है, एक एक प्रतिज्ञाएं सब सफल हुई हैं। अच्छा, बदायूं सदर विधानसभा की बात, पूरे बदायूं जिले की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी का पूरा गढ़ रहा। पिछली बार आप पे उम्मीद जताई और सिर्फ यही एक ऐसी सीट थी जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाल के दी। तो यही आपकी जो तप और जप है, इसका ही पूरा परिणाम है, या इसमें कोई रणनीति भी लगी है आपकी? देखिए, आप सबको मालूम होगा, क्योंकि मेरे मन में एक सत्य बात कहने की भी होती है। नहीं, हम चाहेंगे आप सच बोलिए। हाँ, हमने एक बार, आपको ध्यान हो, माननीय मुख्यमंत्री से हमने कहा, धर्मेंद्र यादव जी ने यहाँ कुछ विकास कार्य कराए।
हमारे मानते हैं आप विकास कार्य हुए हैं उनके? नहीं थे हम तो सुनो, जो सत्य है उसमें कहने में कोई, हमने कहा था कुछ विकास कार्य कराए हैं, हम और विकास कार्य कराएंगे उनसे अच्छे, तो हमारी ये सीट निकलेगी। ठीक है, लोगों ने उसको दूसरे में लिया, उसका पत्र वायरल हो गया, जो भी कुछ कहा। मेरा कहने का भाव यह है, अगर हमारे पड़ोस का बच्चा हाई स्कूल में 80% नंबर लाया है, तो मैं अपने बेटे से कहूँगा, बेटा वो पड़ोस का बच्चा 80% नंबर लाया है, तुम नंबर 100%, 98%, 99% नंबर लाओ, तो पड़ोस के बच्चे का तो उदाहरण देना पड़ेगा। आज देखिए, जब हम विधायक बने, हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा, जो बाईपास उनके ज़माने में शुरुआत हो गई थी, लेकिन सब घास, सब सिस्टम, आवागमन सब बंद था, कुछ भी नहीं था, पुल भी मंजूर नहीं था, लेकिन हम अपने माननीय मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने मैं अपने माननीय विधायकों के साथ, हमारे माननीय बीरेन्द्र वर्मा जी जो राज्य मंत्री हैं केंद्र में, उनके साथ लए और आज हमारा वो बाईपास बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, इतना सब कुछ हुआ। तो अगर आप बताओ, आज हमारी सिविल लाइन स्वीकृत हो गई, और मैं अगर सुनाऊं तो बहुत कुछ है। आज हमारा भामाशाह चौक, सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक, भगवान परशुराम चौक, और ये क्या नाम है, सरदार अपने वल्लभ भाई पटेल हो गया, और भगत सिंह आज़ाद चौक, ऐसे कई, केशव चौक, इतने सब चौक बनवा दिए, और भी बहुत से काम है, तो उसमें लगा तो होता है। और मैं कह सकता हूँ, जो सपा के गढ़ माने जाते थे, उस समय भी हमने कहा था कि इनको हम हरारत में हराएंगे, और सत्य, मैंने बता रहा हूँ, सत्य बोलते बोलते सत्य होता है। और मंच से हमने कहा था उस समय बता दीजिए, अब आप खुल गए हैं तो खोल ही दीजिए किस्सा पूरा। हमने कहा मंच पर, राजा शुद्धोधन के पुत्र भगवान बुद्ध की वंशज ये डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, इन धर्मेंद्र यादव को चारों कौन चित्त गिराएंगी, ये मंच से कहा। और आप देखिए, उस समय कहता हूँ, सत्य बोलते बोलते सत्य होता है, वो सत्य हुआ। कोई ये कह नहीं सकता, अकेले समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 25 साल से हरा रही थी, और अब की दोनों मिल गए, बसपा भी मिल गई थी, और हरि बोल की ऐसा कृपा रही, धर्मेंद्र यादव हारे, और हमारी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य लोकप्रिय सांसद हमारी जीती। तो आज भी सब कुछ है, आज सपा का यहाँ से गढ़ गायब है। आप देख लेना मेरी बात, जो मैं आज कहता हूँ, आगे ईश्वर मालिक है। 1 से 15 बदायूं विधानसभा की सीट प्रदेश में स्थान बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतेगी। आप मेरी बात आज नोट कर लेना, स्थान बनाएगी, स्थान। और मैं लोगों से अभी से कहता हूँ, ब्रह्मांड में गुंजाओ, क्या हमारी सीट नंबर 1, हमारी सीट नंबर 1। मुस्लिम बाहुल्य सीट में इतना हिंदूवादी होकर के आपको कॉन्फिडेंस है? हाँ, जब उनको ये लगता है कि महेश गुप्ता की कथनी और करनी में अंतर नहीं, तो वो भी मानव हैं, उनके मन में ये भाव है, और वो महेश गुप्ता को वोट करेंगे। मैं उदाहरण सुनाता हूँ ना, मैं जहाँ मेरी जन्मभूमि है, मेरा ब्लॉक, मेरा गांव दहगवा है, वहाँ जो ब्लॉक है, मेरे परिवार में हमारा बच्चा लगातार वहाँ ब्लॉक में 44 यादव बीटीसी, 43 यादव बीटीसी महेश गुप्ता को वोट दें, 22 मुस्लिम बीटीसी, 22 के 2200 महेश गुप्ता को परिवार में वोट दिए। मेरा जो परिवार में बच्चा है उसको वोट दिए, और किसी ने भी 1 रुपये का सिक्का नहीं मांगा। तो जब यहाँ से बोलोगे आत्माओं से, तो उसका असर होता है। तो मेरी राजनीति त्याग, तपस्या की, सच्चाई की, और उसकी जब मेरी पूजा इस ढंग की है, तो फिर बताओ उसमें कोई कटोगी। इस सीट जब देख लेना, मुस्लिम समाज हमें बहुत वोट देगा। अच्छा, ये भरोसा है आपको। जाहिर तौर पर एक आखिरी सवाल, इस क्षेत्र के लिए अब क्या विजन रखेंगे आप, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और जाहिर तौर पर जो आपके पास मंत्रालय है, या जो आपने इस क्षेत्र को जो मिलेगा ऊपर उठाने के लिए? अच्छा सरकार भी तो बननी है हमारी। अच्छा, ये भी सच निकल रहा है? हाँ, सरकार बनेगी बम्पर। खैर, ये हर प्रत्याशी की अपनी दावेदारी होती है। तो आपने महिलाओं के लिए क्या विजन रखा है, युवाओं के लिए क्या विजन रखा है, और अपनी इस विधानसभा को, जो लखनऊ से कोसों दूर है, लेकिन इस विधानसभा को उत्तर प्रदेश में एक जाहिर तौर से उम्मीद होगी कि नंबर 1 लाएं इस विधानसभा को, तो उसके लिए क्या विजन है? उसके लिए मैंने सोचा है, ऐसा नहीं है जैसे हम हैं तो हम ही बहुत योग्य हैं। मैं अपने इस क्षेत्र के और भी जिले से और भी अच्छे होते हैं, उन योग्य व्यक्तित्व से सलाह मशवरा लूँगा कि मैं क्या अच्छा इस 1 से 15 बदायूं विधानसभा को कर सकता हूँ। तो उसके लिए अपना पूरा
समय देते हुए, एक एक कण, एक एक क्षण उसको देते हुए मैं इस क्षेत्र का विकास करूंगा। गाँव का विजन बता दीजिए, जो यहीं रहते हुए रोजगार मिल जाए अगर कुछ। मैंने आपको बता दी सीधी बात, जैसे मैंने कहा मैं अकेले ही नहीं, मैं योग्यतम व्यक्तियों को लगा के, टीम लगा के कि किस रूम में कैसे अच्छा हो सकता है वो कार्य करूँ। हम तो गिना दीजिए, युवा एकदम उम्मीद से तो जागे। अरे मैं काम, मैंने बताया ना, मैं अब टीम मेरी है, उस टीम के द्वारा योजना बनाऊंगा और जो अच्छा हो सकता होगा पूरे प्रदेश में 115 सारे तौर पर विजन नहीं बनाया, ये सच है। अभी आपने विजन नहीं बनाया है, इसीलिए आप टीम की बात कर रहे हैं। नहीं, विजन बना लिया, हमारी टीम है, उस टीम और भी योग्यतम व्यक्ति छांटूंगा। मैंने नोट करता हूँ, अगर मैं कहो तो आपको डायरी भी दिखा दूं, मैं नोट करता हूं मुझे भविष्य में क्या करना है, तो उस नीति के तहत करूंगा। जाहिर तौर पर तो हमें उम्मीद रहेगी कि इसमें दिखे, अगर आप इस गद्दी पर बैठते हैं तो इस विधानसभा का दिशा और दशा तय करे। हालांकि 10 मार्च को ये नतीजे क्लियर हो जाएंगे कि इस बदायूं विधानसभा की दिशा और दशा कौन नेता तय करेगा, जनता किसे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा तक भेजेगी, ये हमारी एक उम्मीद रहेगी। हर प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी करता है, अपने को लेकर के आश्वस्त होता है। हमारी कवरेज पूरी जारी है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज़।